हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर के सारे साइंटिस्ट, क्योंकि इसके साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें एक साथ लिखे हुए कहीं नहीं मिलते, चैप्टर के बीच बीच में आते हैं तो हमें याद नहीं होते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बेसिक चैप्टर में आता है। तो इसके क्वेश्चन हमें हर जगह मिलेंगे, जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर नीट हो, जो भी हो, सब में इसका एग्जाम मतलब एक दो साइंटिस्ट हमारे पूछ के रखते हैं और इसके साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। मैं उनकी बुक और उनके डिस्कवरी को बताती जाऊंगी। इस चैप्टर के लिए इतना ही, जितने साइंटिस्ट मैंने लिखाए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन लिखा है उतना ही बहुत है। इसके अलावा आपको एक भी साइंटिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पहले साइंटिस्ट आते हैं जो सबसे पहले जिन्होंने बताया था सेल के बारे में, वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने एक डेड सेल, कोर्क सेल जिसको बोलते हैं, क्यूरकर सुबर, ये एक फबेसिया फैमिली से आता है, फैबेसिया फैमिली से आता है, बिलोंग करता है, ठीक है, जिसको हम ओक बोलते हैं, ओक ट्री। उन्होंने डिस्कवरी करी थी सेल की। उन्होंने बोला था कि सेल एक सेलुली है फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जब कभी कभी ऐसे पूछते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो हम सेल सोच के सीधा रॉबर्ट हुक लगा देते हैं, लेकिन लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने नहीं कही थी, वो लिविन हुक ने की थी। अब उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। तो सैलिडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट थे। 1939 में एक सेल थ्योरी दी थी जिसको हम सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। थर्ड साइंटिस्ट हैं रोडोल्फ विक्रो। 1855 में इन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट द सेल डिवाइड ए न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुली ई सेलुला, कि सेल जो हमारी और अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। इन्होंने ये बताया था, ये स्टेटमेंट दिया था 1855 में। उसके बाद आते हैं निगाली एंड रोडोल्फ, दोनों ने मिलकर मॉडिफाई किया था किसकी, सेल थ्योरी, जो मतलब हाइपोथेसिस थी स्लेडन और स्वान की, उसकी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके बताया था निगाली और रोडोल्फ ने 1846 और 1835 में। ये भी क्वेश्चन आता था किसने मॉडिफिकेशन किया था स्लेडन और स्वान की उसमें डिस्कवरी में, तो निगाली और रोडोल्फ। उसके बाद जो हमारे फिफ्थ साइंटिस्ट आते हैं लुइस पास्चर, इसके बारे में तो सभी पता होता है। 1862 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली स्टेबलाइजिंग दैट द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने बताया था कि एक्सप्लेन किया था, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली स्टेबलाइज करा था दैट द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे सिक्स साइंटिस्ट हैं। मैंने क्या करा है, थोड़ी इसमें कुछ हो गया है कि मैंने पहले लास्ट में साइंटिस्ट लिख दिए हैं और उनका जो उन्होंने डिस्कवर किया है या उनका जिसमें जिस चीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन हो मैंने पहले लिख दिया है। तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा साइंटिस्ट के नाम में और डिस्कवरी में डिफरेंस होता है। तो जो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल मैंने बताया था एंटोन वॉन लीवनहुक ने की थी 1674 में। उनकी जो बुक थी वो थी द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, ये थी हमारी सेल से रिलेटेड कुछ चीज़। अब हम बारी बारी सेल और सेल के पार्ट और उसके ऑर्गेनल्स के डिस्कवरी और उनके पार्ट के बारे में जान लेंगे। तो जो हमारा मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो जो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन थी जिसमें हमारा 20 और बीच में 35 था, मतलब प्रोटीन बीच में लिपिड थे 35 के। वो वाला जो हमारा कंसेप्ट था वो रॉबर्टसन ने दिया था। जो हमारा लिपिड मोनोलेयर कंसेप्ट था वो हमारा ओवरटन ने दिया था। मॉडल जो लिपिड बायलेयर मॉडल हमारा वो ग्रेटर और ग्रेंडल ने दिया था। लिपिड प्लस प्रोटीन हमारा डैनियल और डेविंसन ने दिया था। और फ्लूइड मोज़िक मॉडल जो था वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सेप्टेड मॉडल था, जो हमारे सिंगर निकोलसन ने दिया था 1972। इंपॉर्टेंट है तो इसका आप ईयर भी याद रख लेना, 1972। तो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल हैं। इन मॉडल से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने क्या नाम दिया था, तो जो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो फीफर ने 1877 में फीफर ने दिया था।
और जो सेल मेम्ब्रेन का जो नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन किसने बोला था, मतलब कि उसको टर्म दी थी निगाली और क्रैमर ने दी थी 1855 में, क्रैमर। उसके बाद में जो टर्म है प्लाज्मा लेमा वो J.Q. ब्लोवर ने दी थी, प्लोवर, J.Q. प्लोवर ने दी थी 1831 में। ये साइंटिस्ट, इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन भी इतना अजीब है ना। अब आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सबसे पहले ऑब्जर्व कोटाई ने किया था। प्रोटोप्लाज्म को टर्म किसने दिया था, पुरकंजी ने दिया था कि प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे हम इसको। इसका जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है प्रोटोप्लाज्म, ये हुक्सले ने बताई थी कि प्रोटोप्लाज्म एक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। सारकोड, देखो प्रोटोप्लाज्म को सारकोड टर्म भी दी थी, वो दी थी हमारे ड्यूडर्नी ने, ड्यूजर्डिन ने 1835 में प्रोटोप्लाज्म को सारकोड टर्म दी थी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स आ गए। यहाँ से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने क्या नाम दिया था वो आ गया। यहाँ हमारा प्रोटोप्लाज्म के बारे में आ गया। तो आप इसको देख लेना और इसको लर्न कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा न्यूक्लियस से अटैच होती है, न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से जो जनरेट होता है वही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, जो टर्म दी थी सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और उसको जो टर्म दी थी वो थी एर्गोस्ट्रोप्लाज्म, एर्गोस्टोप्लाज्म। वो गार्वियर ने दी थी एर्गोस्टोप्लाज्म सबसे पहले रेटिकुलम को। उसके बाद जो क्रेडिट गया था डिस्कवरी का वो हमारा पोर्टर को गया था 1845 में। पी है ये पोर्टर। उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो फर्स्ट टाइम किसने दिया था, पोर्टर और क्लोड ने दिया था 1853 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहले किसने दिया था, पोर्टर और क्लोड ने दिया था 1953 में। उसके बाद आता है गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी एपरेटस है उसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में। ये एक इटालियन साइंटिस्ट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मतलब गोल्गी एपरेटस, इन्होंने गोल्गी एपरेटस के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो इन्होंने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी गोल्गी एपरेटस की फ्रॉम द प्रोकंजी सेल और नर्व सेल ऑफ कैट और आउल। कैट और आउल की नर्व सेल से इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी गोल्गी एपरेटस की, कैमिलियो गोल्गी 1895। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ा था। उन्होंने जो स्टेनिंग यूज़ की थी इस टेक्निक को मतलब इस डिस्कवरी को करने में, जो टेक्निक हमें स्टेनिंग टेक्निक यूज़ की थी वो थी सिल्वर नाइट्रेट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इन जो टर्म डिक्टोजोम दिया था प्लांट्स में, गोल्गी एपरेटस को डिक्टोजोम बोलते हैं, वो टर्म किसने दी थी, पेरोनिटो ने दी थी। लिपोकॉन्ड्रियो और बेकर्स बॉडी, जिसको हम डेल्टन कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, वो हमारे बेकर ने दी थी। उसके बाद आता है लाइसोसोम डी डू ने दिया था। वैक्यूल की डिस्कवरी एंटोन लीवनहुक ने की थी 1676 में। अब एक आता है सबसे उसमें इम्पोर्टेंट है एंडोसिम्बायोट थ्योरी। एंडोसिम्बायोट थ्योरी जो थी, जिसमें हमारा बताया गया था जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये रिजेंबल करते हैं कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट्स से। तो ऐसे बोला जाता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स है जो हैं वो प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी टू लेयर की बनी होती है। इसमें भी सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी सेल वॉल होती है, सेल वॉल में पोरेंस होते हैं, उसमें भी पोरेंस होते हैं। तो उसकी जो थ्योरी है हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमें लिनन और मोर्गुलिस ने दी थी 1960s में। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी कोलिकर ने 1857 में। स्टेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स और थाई मसल्स ऑफ कॉकरेच। तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं इंसेक्ट्स की, मतलब कि थाई मसल्स ऑफ कॉकरेच में सबसे पहले कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। जो डिस्कवरी का क्रेडिट था वो फ्लेमिंग और ऑटमन को गया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया को किसी, जैसे बहुत लोग होते हैं अपनी डिस्कवरी करते हैं अपना नाम देते हैं, ऐसी ऑटमन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट का नाम दिया था और फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फीलिया का नाम दिया था। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोमा का नाम दिया था।
जो माइटोकॉन्ड्रिया था टर्म, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ही जानते हैं, वो हमारी बेंडा ने दिया था 1898 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेंडा वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेन साइंटिस्ट ये, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया है गोल्गी। अब तो जो ऑर्गेनल्स के हम आज नाम बोलते हैं उसी के नाम से पूछ लेते हैं, कभी कभी थोड़ा घुमाने के लिए पूछ लेते हैं। सार्कोमा टर्म किसके लिए है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। सार्कोड टर्म किसके लिए है, प्रोटोप्लाज्म के लिए, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो डोमिनेस्ट्रेट तक करा था द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन, वो मिकाली ने किया था। उसके बाद आता है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। इसको टर्म जो प्लास्टिड टर्म जो दी थी वो हैकल ने दी थी, और उसकी डिस्कवरी सिम्फर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट की भी डिस्कवरी सिम्फर ने की थी, जिसको उसने बताया था तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किचन ऑफ ग्रीन प्लांट्स होता है। क्वांटाजोम की डिस्कवरी पार्क और बिगिंस ने की थी। क्वांटाजोम 230 क्लोरोफिल से मिलके बना होता है क्वांटाजोम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पढ़ते हैं हम राइबोसोम। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय क्लोड एज ए पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। इसकी क्रेडिट गया था डिस्कवरी का प्लाडे को, जिन्होंने 1955 में इसको हम प्लाडे ग्रेनुल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट प्लाडे को गया था 1955 में। उसके बाद आती है टर्म सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी थियोडर और बोवरी ने की थी 1888 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में नहीं, न्यूक्लियस के साइंटिस्ट के बारे में। जिस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। न्यूक्लियस एक स्टोर हाउस ऑफ है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। वो किसने दिया था, कि ये किसने बोला था सबसे पहले कि न्यूक्लियस इज ए स्टोर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो सबसे पहले प्रूव करा था हैमरिंग ने इन 1953 ऑफ इज स्टडीज ऑन एसिटिबुलेरिया। ये एक एल्गी है, ठीक है, ये एक एल्गी है जिन्होंने सबसे पहले स्टडी की थी एस्टिबुलेरिया पे, और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस एक स्टोर हाउस है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में किसने बताया था, हैरिस और जेम्स में 1952 में। न्यूक्लियोलस, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस एक थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में हमारे RNA की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस के अंदर। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये फोंटाना ने डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम्स होमस्टर ने 1848 में दिया था क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी। जो टर्म जो थी क्रोमोसोम, वो सबसे पहले वोल्डियर ने दी थी। सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी नेटिस मैरी स्टेवन ने की थी। एक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हैंकिंग ने की थी, और वाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी भी हमारे नेटिस मैरी स्टेवंस ने की थी। तो ये हमारे सारे साइंटिस्ट हैं। आपको सेल चैप्टर के सारे साइंटिस्ट आपको एक ही वीडियो में, कुछ सारे वीडियोस मतलब सारे साइंटिस्ट आपको एक वीडियो में मिल जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आपको मेरा सेशन पढ़ाया हुआ या मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट और आपके लाइक और कमेंट से हमें कॉन्फिडेंस आता है, हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ भी पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस एक थोड़ा सा ये और है, आप पढ़ लीजिए। ये थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, आप एक बार देख लीजिए। सेल से रिलेटेड है, मैंने साइंटिस्ट पढ़ाया तो मैंने सोचा इसको भी बोल देती हूँ। आपको पता ही होगा सबसे स्मॉल सेल हमें पता है, बोल देते हैं हम ऐसे PPLO। लेकिन जो स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछेंगे, अगर वो पूछेंगे विदाउट सेल वॉल तो हमारा माइकोप्लाज्म आता है, अगर पूछे विद सेल तो डायलिस्टर निमोनिया, ठीक है। लार्जेस्ट पूछेंगे ऑस्ट्रिच एग। लेकिन अगर स्पेसिफाइड करके पूछते हैं कि ह्यूमन में स्मॉल कौन है, अगर ह्यूमन में लार्जेस्ट पूछेंगे तो ओवम, प्लांट में लार्जेस्ट पूछेंगे तो एस्टिबुलारिया, अगर स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में पूछेंगे तो स्पर्म, वैसे स्मॉल पूछेंगे तो हम डेलिस्टर निमोनिया बोल देते हैं सेल वॉल के साथ। अगर सेल वॉल नहीं है तो माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म के अंदर ही PPLO आता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल ऐसे स्पेसिफाइड करके पूछते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में सबसे स्मॉल कौन है, तो हम स्पर्म बोलेंगे और लार्जेस्ट ओवम। प्लांट में लार्जेस्ट था एस्टिबुलर। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट होता है लेंथ में बड़ा, लार्जेस्ट होता है लेंथ और ब्रेथ दोनों में। तो लॉन्गेस्ट सबसे
लंबा जो हमारा सेल होता है प्लांट में रेमिक फाइबर होता है जो 55 सेंटीमीटर का होता है, रेमिक फाइबर। और एनिमल में होती है हमारी नर्व सेल जो 90 सेंटीमीटर की होती है। एक सबसे कंफ्यूजिंग टर्म होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पोलीमॉर्फिक और प्लियोमॉर्फिक में क्या डिफरेंस होता है। पोलीमॉर्फिक मतलब कि बहुत सारी शेप्स, जैसे कि लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्टियरी लाइसोसोम, ठीक है ना। तो वो एक सेल की बहुत सारी शेप्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम पोलीमॉर्फिक। लाइसोसोम एक पोलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स है। और हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक होती है नो डेफिनेट शेप, उसकी कोई शेप ही नहीं है क्योंकि उसके पास कोई सेल वॉल या डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।